हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का पाठ चौथा करेंगे, जो कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो पहला प्रश्न है हमारा, ये है बहुविकल्पिक प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा, रिंडरपेस्ट क्या है? रिंडरपेस्ट क्या है? यह एक आदमी था, या बीमारी थी, यह एक स्थान था, या स्मारक था? तो इसका हमारा जवाब है, यह एक बीमारी थी। ठीक है, जो कि पशुओं में फैलती थी, जानवरों को होती थी। अगला प्रश्न है हमारा कि इसमें से कौन सा मित्र राष्ट्र थे? इनमें से कौन से मित्र राष्ट्र थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ब्रिटेन, जापान, रूस। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन, तुर्की। जापान, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका जवाब है हमारा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ये चारों मित्र राष्ट्र थे। अब आता है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है? दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? वह स्थान जहां कोलंबस पहुंचा था, जहां चांदी की खानें पाई गई थी। ठीक है, किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर, एक प्रसिद्ध दास बाजार था। इसका जवाब है हमारा तीसरा, जो कि किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर। इसको एल डोराडो कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का प्रभावशाली अधिकार है? तो ये भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, एक और है श्रीलंका। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि यहाँ पर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका जवाब ए रहा। ठीक है, अगला है कि किस नदी से चीन से दूसरे देशों के साथ संबंध, किस सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ संबंध कम करना शुरू किया और अलग अलग पड़ने लगा? यह है 14वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी और 17वीं सदी। तो 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ संबंध कम करना शुरू कर दिया था और अलग पड़ने लगा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण एशिया को यूरोपीय उत्तर अमेरिका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? एशिया मार्ग, सिल्क मार्ग, व्यापार मार्ग, अफ्रीकी मार्ग। तो यह है सिल्क मार्ग। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? सिल्क मार्ग, जिसे रेशम मार्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रेशम मार्ग, रेशम मार्ग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ लागू किया था? ठीक है, मक्का का कानून लागू किया था। भारत ने, फ्रांस ने, चीन ने, ब्रिटेन ने। तो इसका जवाब है ब्रिटेन ने कॉर्न लॉ लागू किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, लगभग 500 साल पहले निम्न में से किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था? तो ये था आलू, चावल, गेहूं, कपास। तो आलू का हमारे पूर्वजों को कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा आलू। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? उत्पादन कम के कारण। ठीक है, उत्पादन कम हो गया था, बाढ़ के कारण, महामंदी के कारण, या सूखे के कारण? तो इसका जवाब है महामंदी के कारण। ठीक है, महामंदी के कारण भारत की जो गेहूं की कीमत थी 50% से 50% तक गिर गई थी। ठीक है, या फिर कम हो गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक युग से पहले निम्न में से किसने सिल्क रूट का प्रयोग नहीं किया था? ईसाई धर्म प्रचारक ने, व्यापारी ने, मुस्लिम प्रचारक ने, या फिर पर्यटक ने? ठीक है, तो इसका जवाब है हमारा पर्यटक। अगला क्वेश्चन आते हैं हमारे 1 नंबर के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है मित्र राष्ट्रों के नाम बताओ। ठीक है, मित्र राष्ट्र कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? ठीक है, किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर। ठीक है, इसी को एल डोराडो कहा गया है। किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक में वीटो का प्रभावशाली अधिकार है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पास वीटो या फिर वीटो का शक्तिशाली अधिकार है।
लगभग 500 साल पहले किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था? तो ये है हमारा जवाब आलू। आलू के बारे में हमारे पूर्वजों को किसी भी तरह का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है, किन दो आविष्कारों ने 19वीं सदी के विश्व में परिवर्तन किया? तो यह है भाप का इंजन ने हम 19वीं सदी को परिवर्तन किया, एक है रेलवे ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। ठीक है, या फिर क्यों गिर गई? यह है महामंदी के कारण, क्योंकि महामंदी फैल गई थी, बहुत जो चीज़ें थी बहुत सस्ती बिकने लगी थी, जिसके कारण वहाँ की कीमतें बहुत, वहाँ के गेहूं की कीमत बहुत कम हो गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की? अमेरिका महाद्वीप की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अगर भारत का आता है कि भारत की खोज किसने की थी, तो ये वास्को डी गामा ने की थी। ये 1498 में वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज की गई थी। यह उस यूरोपीय देश का नाम लिखो जिसने अमेरिका पर विजय प्राप्त करी। तो ये है हमारा स्पेन। स्पेन ने अमेरिका पर विजय प्राप्त की थी। भूमंडलीकृत विश्व के बनने में मदद देने वाले कोई दो कारक, एक है व्यापार। ठीक है, व्यापार से क्या हो गया, एक देश दूसरे देश के नज़दीक आ गया, भूमंडलीकृत होने लगा, सिकुड़ने लगा। काम की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, तो उनका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, ठीक है, उनकी संस्कृतियाँ, शिक्षा, आचार विचार, ये सारी चीज़ें जाने लगी। ठीक है, पूंजी भी जाने लगी। पूंजी एक देश से दूसरे देश अपने देश को मतलब पूंजी लगाने लगे। ठीक है, उद्योग धंधे इत्यादि दूसरे देशों में खोलने लगे। मैं आशा करता हूँ कि ये एक नंबर के क्वेश्चन सभी बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब आता है हमारे 3 नंबर के प्रश्न। यह है 3 उदाहरण देकर के दर्शाइए कि अमेरिका जाने वाले नए समुद्री रास्ते की खोज के बाद विश्व में बदलाव आया। तो उत्तर है आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी में बदलाव आ गया, उनका भोजन बेहतर हो गया। जो औसत उनकी आयु पहले कम होती थी, अब वो काफ़ी ज़्यादा होने लगी, वो काफ़ी ज़्यादा दिनों तक या फिर काफ़ी सालों तक उस जिंदा रह सकते थे। गुलामों का व्यापार शुरू हो गया और यूरोप में धार्मिक टकराव होते रहते थे, जिसलिए लोग वहाँ पे परेशान रहते थे, इसलिए लोग हज़ारों की संख्या में वहाँ से भाग करके अमेरिका चले गए। अगला सवाल है हमारा कि 19वीं सदी में हज़ारों लोगों द्वारा यूरोप से भाग करके अमेरिका जाने का क्या कारण था? ये था कि एक तो वहाँ पे यूरोप के अंदर कॉर्न लॉ लागू कर दिया गया था। ठीक है, और कॉर्न लॉ लागू होने के बाद क्या होता है, वहाँ पे कीमतें, जो खाने पीने की चीज़ें, खाद्य पदार्थ की कीमतें बहुत महंगी ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण लोग वहाँ से भागने लगे थे। दूसरा था कि वहाँ पे बहुत भयानक बीमारी आ गई थी। ठीक है, रिंडर पेस्ट, तो इसके कारण भी लोग भागने लगे थे। एक धार्मिक टकराव, वहाँ पे धार्मिक टकराव होते थे, लोग अशांति, लड़ाइयाँ इत्यादि होते थे, तो लोग वहाँ से उन लड़ाइयों से या टकराव से बचने के लिए वहाँ से अमेरिका की ओर निकल पड़े। अगला प्रश्न है हमारा, 19वीं सदी में अर्थव्यवस्था को आकार देने वाले कौन कौन से कारकों ने सहायता की? एक है सामाजिक कारक, यह है खेती करने के लिए अधिकांश संख्या में लोगों का होना। दूसरा है आर्थिक कारक, औपनिवेशीकरण ने निवेश को बढ़ावा दिया। तकनीकी कारण, मजबूत परिवहन नेटवर्क की आवश्यकता पर बल दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, रिंडर पेस्ट क्या था? इसने अफ्रीकी लोगों को किस प्रकार प्रभावित किया? यह खतरनाक संक्रमण एक बीमारी थी, एक प्लेग या जानवरों में होने वाली एक बीमारी थी। दूसरा है 90% जो मवेशी थे, जानवर थे अफ्रीका के, वो इसी बीमारी के कारण मर गए थे। अब जो 90% जानवर मर गए, तो जो लोग जानवरों से अपनी आजीविका चलाते थे, तो इससे इनकी आजीविका भी नष्ट हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूती वस्त्र उद्योगों के औद्योगिकरण का ब्रिटेन में क्या प्रभाव पड़ा? सूती वस्त्र उद्योगों के औद्योगिकरण का ब्रिटेन में क्या प्रभाव पड़ा? आयात शुल्क के कारण ब्रिटेन में भारतीय कपास के आयात में तेजी से कमी आई। भारतीय वस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। ठीक है, जो भारत के वस्त्र थे, तो उनको अंतर्राष्ट्रीय जो बाज़ार होते थे, दूसरे देशों में जो बाज़ार होते थे, तो उसमें कंपटीशन करना पड़ता था भारतीय
कपड़े को। बाद के निर्माण किए गए सूती उत्पादों के निर्यात में कमी आने के पश्चात ब्रिटेन निर्माताओं ने बहुत ही सस्ती कीमत पर भारत से कपास का आयात आरंभ कर दिया। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोपीय लोगों के अफ्रीका की ओर आकर्षित होने के क्या कारण थे? यूरोपीय लोग थे अफ्रीका की ओर क्यों आकर्षित होते थे, इसके क्या कारण थे? पहला कारण है कि अफ्रीका में विशाल भूक्षेत्र था, बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, खनिज भंडार थे, जिसके कारण वो वहाँ से खनिज भंडार प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए यूरोपीय लोग अफ्रीका की ओर आकर्षित थे। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागान खेती करते थे, ठीक है, और खाद्यान्नों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें यूरोप भेजा जा सके। अफ्रीका में औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी। अफ्रीका सैन्य शक्ति में बहुत पिछड़ा हुआ था, इसलिए सैन्य के बल पर वहाँ पे उद्योग धंधे लगा लेते थे, वहाँ पे बागान के मालिक बन जाया करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉर्न लॉ क्या है, उसे क्यों समाप्त किया गया, इसकी समाप्ति के क्या परिणाम हुए? मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी, ठीक है, इसी को कॉर्न लॉ कहा गया है। यह भूस्वामियों का दबाव में किया गया, ठीक है, भूस्वामियों में दबाव डाला था तभी यहाँ पे पाबंदी लगाई गई थी। लोग इस कानून से नाराज थे क्योंकि ये खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही थी, ठीक है। कॉर्न लॉ लागू होने से यहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ें थी इनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, इसलिए लोग इस कानून से काफ़ी नाराज थे। कॉर्न लॉ की समाप्ति के बाद ब्रिटेन की आयातित खाद्य पदार्थों की लागत यहाँ होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह व्यापार अधिशेष से क्या अभिप्राय है? भारत के साथ ब्रिटेन व्यापार अधिशेष की व्याख्या अवस्था में क्यों था, ठीक है। इसमें है कि व्यापार अधिशेष से क्या अभिप्राय है, भारत के साथ ब्रिटेन व्यापार अधिशेष की अवस्था में क्यों रहा? जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो, जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो इसे व्यापार अधिशेष कहते हैं। जैसे कि हम जितना मंगा नहीं रहे, जितना भेज रहे हैं, तो हमारा अधिशेष हो रहा है, हमारे मुनाफा हो रहा है। 19वीं सदी में भारतीय बाजार में ब्रिटेन के बने माल की अधिकता हो गई थी। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्य कच्चे माल के निर्यात में इजाफा हुआ, लेकिन जो माल भारत भेजा जाता था उसकी की कीमत काफ़ी अधिक होती थी, और जो भारत से इंग्लैंड भेजा जाता था उसकी कीमत काफ़ी कम होती थी। इसलिए ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की व्यवस्था में रहता था। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़े? तो इसका जवाब है, इसका उत्तर है कि युद्ध के बाद भारतीय बाजार में अपनी वर्चस्व वाली स्थिति को प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए मुश्किल हो गया, ठीक है, कि भारतीय बाजार पर जिस तरीके से ब्रिटेन ने पहले अपना वर्चस्व जमा रखा था, दोबारा उस तरीके से वर्चस्व स्थापित करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। ब्रिटेन को विश्व स्तर पर अब जापान से भी मुकाबला करना पड़ा। अमेरिका से लिए गए कर्ज की वजह से ब्रिटेन युद्ध के बाद भारी विदेशी कर्जों में डूब गया। युद्ध के कारण आया आर्थिक उछाल। जब शांति होने लगी तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी भी बढ़ने लगी। पांचवा कारण है कि इसी समय सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में कटौती आरंभ कर दी ताकि समकालीन करों के सहारे उनकी भरपाई की जा सके। इन प्रयासों से रोजगार भारी मात्रा में समाप्त हो गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे, या फिर कारण बताइए। आर्थिक महामंदी के कारण बताइए। पहला कारण था महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्से में उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार में
बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, बहुत बड़ी गिरावट आई। युद्ध के बाद, युद्ध उत्तर मतलब युद्ध के बाद विश्व अर्थव्यवस्था की बहुत कमज़ोर हो गई। कीमतें गिरी तो किसानों की आय घटने लगी। जैसे कीमतें कम होने लगी तो किसानों को जो मुनाफा या लाभ होता था वो भी कम होने लगा। आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों ने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करना शुरू कर दिया। बहुत से देशों ने अपनी निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका से कर्ज लेना शुरू कर दिया। अमेरिका उद्योगपतियों ने महामंदी की आशंका को देखते हुए, अमेरिका के जो उद्योगपति थे उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा महामंदी होने लगी, इसलिए उन्होंने यूरोपीय देशों को कर्ज देना बंद कर दिया और वहाँ के जो कई हज़ारों बैंक दिवालिया हो गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका जाने वाले नए समुद्री रास्ते की खोज के बाद विश्व में क्या बदलाव हुए? 3 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आलू का इस्तेमाल शुरू होने पर यूरोप के गरीब लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया। उनका भोजन बेहतर हो गया और औसतन उनकी उम्रें बढ़ने लगी। गुलामों का व्यापार भी होने लगा। यूरोप में धार्मिक टकराव होते रहते थे, इसलिए वहाँ से हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ से भाग करके अमेरिका में चले गए। अगला प्रश्न है हमारा, 19वीं सदी में हज़ारों लोगों द्वारा यूरोप से भागकर अमेरिका जाने के क्या कारण थे? एक तो ये था कि यूरोप में जो कॉर्न लॉ, ठीक है, मक्का का कानून जो समाप्त होने के बाद कम कीमतों में सामान का आयात होता था और भयानक बीमारी का फैलाव भी हो गया था यहाँ पे, और धार्मिक टकराव भी होता था, जिसके कारण यहाँ से लोग भाग करके अमेरिका में बसने लगे थे। अगला प्रश्न है हमारा, सूती वस्त्र उद्योगों के औद्योगिकरण का ब्रिटेन में क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर है कि आयात शुल्क के कारण ब्रिटेन में भारतीय कपास के आयात में तेज़ी से कमी आई और भारतीय वस्त्रों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। बाद में निर्माण किए गए सूती उत्पादकों के निर्यात में कमी आने के पश्चात ब्रिटिश निर्माताओं ने बहुत ही सस्ती कीमत पर भारत से कपास आयात करना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है हमारा, व्यापार अधिशेष से क्या अभिप्राय है? व्यापार अधिशेष किसे कहते हैं? भारत के साथ ब्रिटेन व्यापार अधिशेष की अवस्था में क्यों रहा? जब निर्यात मतलब होता है भेजना, आयात मूल्य से अधिक होता है। जितना मंगवाते नहीं हैं जितना हम भेजते हैं। ठीक है, मान लो किसी ने कोई सामान मंगवाया, 5,000 का सामान मंगवाया लेकिन भेज दिया 10,000 का। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? उसको फ़ायदा हो गया। इसी को हम अधिशेष कहते हैं, तो इसे व्यापार अधिशेष कहा जाता है। 19वीं सदी में बाज़ारों में ब्रिटेन के बने माल की आवश्यकता होती थी। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न कच्चे माल के रूप में निर्यात किया जाता था। ठीक है, इसी से उन्हें इजाफा होता था या खाद्यान्न व कच्चे माल के निर्यात में इजाफा हुआ। लेकिन जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत बहुत अधिक होती थी। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी और जो माल भारत से इंग्लैंड भेजा जाता था उसकी कीमत बहुत कम होती थी। इसलिए हमेशा ब्रिटेन को मुनाफा होता था, वो अधिशेष की अवस्था में रहता था। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़ा? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? युद्ध के बाद, उत्तर हमारा युद्ध के बाद भारतीय बाजार में अपनी वर्चस्व वाली स्थिति को प्राप्त करना ब्रिटेन को कठिन हो गया। जिस तरीके से भारत के बाजार में ब्रिटेन की स्थिति थी, तो युद्ध के बाद उस तरीके की स्थिति को प्राप्त करना काफ़ी कठिन हो गया। ब्रिटेन को विश्व स्तर पर अब जापान से भी मुकाबला करना था। अमेरिका से लिए गए कर्ज की वजह से ब्रिटेन युद्ध के बाद भारी विदेशी कर्जे में डूब गया। युद्ध के कारण
आर्थिक उछाल जब शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी भी ब्रिटेन के अंदर या यूरोपीय देशों के अंदर फैलने लगी। इसी समय सरकार ने भारी भरकम शांतिकालीन करों के सहारे उनकी भरपाई करने के कोशिश की। इन प्रयासों से रोजगार भारी मात्रा में समाप्त हो गए। अगला प्रश्न है हमारा कि आर्थिक महामंदी के कारण बताओ कि आर्थिक महामंदी क्यों आई, इसके क्या कारण थे। महामंदी की शुरुआत 1929 में शुरू हुई। यह संकट 30 दशक के मध्य तक चलता रहा। इस दौरान विश्व के ज़्यादातर हिस्सों में जो उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट आई थी। युद्धोत्तर मतलब युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई थी। कीमतें गिरी मतलब कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी हो गई, या फिर जो सामान जिस कीमत पर बिकता था वो बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया। किसानों की आय घटने लगी। जब जैसे ही सस्ता हुआ सामान तो किसानों को जो फ़ायदा होता था वो फ़ायदा कम हो गया। आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों ने क्या करा, और ज़्यादा से ज़्यादा फसल को उगाना शुरू कर दिया, ठीक है, उत्पादन करना शुरू कर दिया। और बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेना शुरू कर दिया। चौथा है, अमेरिकी उद्योगपतियों ने इस तरह की आशंका को देखते हुए कि वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, महामंदी चल रही है, तो मतलब इसको कर्ज देने के बाद पता नहीं लौटा पाएगा या नहीं लौटा पाएगा, इसलिए अमेरिका के जो उद्योगपति थे उन्होंने कर्ज देना बंद कर दिया। हजारों बैंक दिवालिया हो गए, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था पर। तो इसका उत्तर है कि 1928 से 1934 के बीच भारत का आयात निर्यात घट कर आधा हो गया। जितना आयात निर्यात होता था उससे घट करके आधा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने से भारत के जो गेहूं की जो कीमत थी वो आधी हो गई, ठीक है, 50% गिर गई। किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हुआ। महामंदी शहर जनता, ठीक है, महामंदी ने जो शहरी जनता थी अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक हुई। 1931 में मंदी चरम सीमा पर थी। 1931 में जो महामंदी थी चरम सीमा पर थी, जिसके कारण ग्रामीण भारतीय असंतोष उथल पुथल के दौर से गुजर रहे थे। अगला प्रश्न है हमारा कि 19वीं सदी की अनुबंध व्यवस्था को नई दास व्यवस्था के रूप में वर्णित किया गया। उपयुक्त उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। एजेंट, ठीक है, कि जो द्वारा से दास व्यवस्था शुरू की गई, ठीक है। 19वीं सदी की अनुबंध व्यवस्था को नई दास व्यवस्था के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसके उदाहरण देकर के स्पष्ट करना है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है कि एजेंट मजदूरों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जाते हैं और किसी शहर के बारे में उन्हें जानकारी देते हैं कि आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा, अच्छे पैसे मिलेंगे और जो काम करने का समय होगा वो कम होगा, अच्छा पानी की सुविधाएं होंगी, बिजली की सुविधा होगी, सारी सुविधाएं बता करके उन्हें फुसला करके वहाँ पे ले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे ले जाने के बाद वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे वो ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्हें फंसा करके जबरन कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता है। वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब होती है। पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है, पीने के लिए पानी नहीं होता है, बिजली नहीं होती है, गंदी परिस्थिति में रहना पड़ता है, ठीक है, गंदी जगहों पर रहना पड़ता है। उन्हें जो काम करना पड़ता है बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और पैसे भी उन्हें कम दिए जाते हैं, ठीक है। तो एजेंट मजदूरों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। एजेंट द्वारा मजदूर, अगर मजदूर नहीं जाते थे एजेंटों के कहने पर, तो एजेंट मजदूरों का अपहरण भी कर लिया जाता था, ठीक है। एजेंटों द्वारा मजदूरों का अपहरण भी कर लिया जाता था। नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थिति कठोर होती थी। जहाँ पर वो जाते थे वहाँ की स्थितियाँ बहुत कठोर होती थी। वेतन कम मिलता था, काम ठीक से ना कर पाने के कारण उनका वेतन भी कट जाता था। मजदूरों के पास कानूनी अधिकार ना के बराबर थे। उनके पास कानूनी अधिकार तो बिल्कुल थे ही नहीं। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको नोट कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 प्रकार के प्रभावों का वर्णन कीजिए। किसी देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य व्यवस्था के साथ जुड़ी होती है।
ठीक है। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था एक दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती है, चाहे वो व्यापार के माध्यम से, चाहे वो संस्कृति किसी भी तरीके से वो जुड़ी होती है। पहला प्रभाव व्यापार का होता है। व्यापार एक देश से दूसरे देश में किया जाता है, चाहे कपड़े का हो, चाहे गेहूँ का हो, चाहे किसी दूसरे कच्चे माल का हो। तीसरा है कि दूसरा प्रभाव श्रम का है, ठीक है। एक व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में काम रोजगार की तलाश में जाता है, ठीक है। तीसरा है कि तीसरा प्रभाव पूंजी का है, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश किया जाता है, या फिर उद्योग धंधे एक देश दूसरे देश या फिर एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में उद्योग धंधे, फैक्ट्रियाँ इत्यादि खोलते हैं, ठीक है। तो इसी को पूंजी का प्रवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है? ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1944 में अमेरिका न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी, ठीक है। कि मतलब मुद्राएं, जो व्यापार चलेगा तो मुद्राओं के आदान प्रदान के लिए एक सम्मेलन हुआ था, तो इसी को ब्रेटन वुड्स समझौता कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना भी इसी समय की गई थी। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था को निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी, इनकी दरें निश्चित कर दी जाती है, कौन सी मुद्रा या फिर कौन सी करेंसी के कितना मूल्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अफीम युद्ध का क्या अर्थ है? अफीम युद्ध का क्या अर्थ है? चीन पर अफीम युद्ध के प्रभावों का वर्णन कीजिए। चीन पर अफीम युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? अफीम युद्ध का अर्थ है कि जब इंग्लैंड ने चीनियों पर अफीम आयात करने का दबाव डाला तो दोनों देशों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो गया, और जिसको अफीम युद्ध कहा जाता है, ठीक है। जैसे ही इंग्लैंड वासियों ने चीनियों पर अफीम मंगाने पर दबाव डाला तो दोनों देशों के बीच संघर्ष हो गया, और इसी संघर्ष को अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके प्रभाव क्या रहे? एक चीनियों का शारीरिक और नैतिक पतन होता था, ठीक है। शरीर भी पूरा नष्ट हो रहा था, और नैतिक उनका जो पतन होता था वो भी होता था। चीन को हजारों के रूप में, ठीक है, चीन को हजाने के रूप में 5 बंदरगाह ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोलने पड़े। बिना किसी अवधि के हांगकांग को ब्रिटेन को सौंप दिया गया, बिना किसी अधिकार के। उनका कोई अधिकार नहीं था, फिर भी अधिकार होगा ये, ठीक है। तो हांगकांग को ब्रिटेन को सौंप दिया गया। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो सभी बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। बच्चों, अगर आपको समझ में एक बार देखने पर नहीं आती तो आप 1 से 2 बार देख लीजिए। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से आप आसानी से लिख सकते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।